बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा जो गुज़िश्ता दिनों पेश आया। इस वाक़े में एक खातून कारोबारी घराने से ताल्लुक़ था उस खातून का, और बड़े अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था। एक सूदखोर माफिया किस तरह से इस खातून को अपने जाल में फंसाता है, किस तरह से करोड़ों रुपए मालियत का सोना उससे ऐंठता है और फिर लाखों रुपया सूद जो है वो उस खातून से वसूल भी करता है। ना सिर्फ ये इसको माली इस्तेहसाल का शिकार किया गया, बल्कि इसको ब्लैकमेल करके उसकी असमत दरी भी कई मरतबा की गई। इस माफिया के ख़िलाफ़ एक FIR तो दर्ज हुई, लेकिन उस FIR के दर्ज होने के बाद उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सका। उल्टा पुलिस ने इन्हीं मुल्ज़मान का साथ दिया। खातून ने ख़ुदकुशी कर ली और उसकी FIR दर्ज होने के बाद जो पुलिस का रवैया था और जो पुलिस की तरफ से इल्ज़ामात थे, उनसे दिल बर्दाश्त होकर इस खातून के शोहर ने भी ख़ुदकुशी कर ली, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और इस ख़ानदान का हंसता बसता ख़ानदान जो था वो उजड़ कर रह गया। इसके ज़िम्मेदार वो सूदखोर माफिया है, हमारी रियासत है, वो पुलिस है जिसने तमाम तर हालात व वाक़यात सामने होने के बावजूद चशमपोशी किए रखी और बजाय इसके कि उस खातून की मौत के बाद उसके अहल खाना को इंसाफ फरहम किया जाता, बल्कि उनको भी इस कदर तज़लील की गई उनकी कि एक और जान जो है वो अपना चली गई और वो मजबूर हो गया शख्स अपनी जान देने के लिए, क्योंकि जो कुछ इल्ज़ामात पुलिस उस पर लगा रही थी, जो कुछ पुलिस उसके साथ रवैया अख्तियार किए हुए थी, उसके बाद उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। जी हाँ, ये वाक़या है अब से कोई पिछले हफ्ते की बात है। गुज्जर ख़ान का ये वाक़या है। गुज्जर ख़ान का एक कारोबारी घराना है, शराज आफ्ताब नाम है उस शख्स का, और शराज आफ्ताब अपने वालिद के साथ को कपड़े का कारोबार करता है। अच्छी खासी खाती पीती फैमिली है और इसकी जो अहलिया है उसका नाम नादिया शराज था। और जो असल वाक़यात और जो असल हालात सामने आए हैं उनके मुताबिक ये है कि नादिया शराज जो थी, इनका कोई ज्वेलर है एक, वहाँ पर कोई तलहा ज्वेलर नामी कोई शॉप है, उसका मालिक है अदील ज्वेलर के नाम से ये मशहूर है। अदील से कोई सोना बनवाया करते थे अपना ज्वेलर ये, और अदील ने क्या किया कि उसने से कुछ अर्सा पहले नादिया को अपने जाल में फंसाया, उसको बहलाया फुसलाया, उसके साथ दोस्ती कर ली, उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जब अपना मुकम्मल एतमाद उसने नादिया पर बिठा लिया और उसको ये बावर कराया कि वो ही उसका सगा है, उसके साथ सिंसियर है, तो उसने अपने जाल में फंसाकर उसको कहा कि वो अपना कुछ जेवर जो है वो लेकर आए, तो वो जेवर रखवा कर कुछ पैसे लेने हैं, जिसकी वजह से कारोबारी मामला ठीक नहीं है। उसने अपने रोने रोए उसके आगे, और वो खातून बेचारी क्या करती, उसके जाल में फंसती चली गई और अपने घर से अपनी शादी का जेवर और दीगर जेवर जो घर में मौजूद था, जो शादी के बाद भी बनाया गया था, वो कोई 38-40 तोले जिसकी मालियत तकरीबन कोई 1.5-2 या 2 करोड़ के लगभग बनती है उसकी मालियत, वो सब लेकर अदील ज्वेलर के पास चली गई। अब इसके बाद अदील जो है उसको एक और ज्वेलर है, कोई मूसा नामी शख्स है, उसके साथ मुलाकात करवाता है और फिर ये जो है उसको बताते हैं कि हमने ये रखवा कर किसी जगह से कर्ज लेना है, और वो एक अपना कोई कंपनी है, मोबिलिंग कंपनी कहते हैं, फाइनेंस कंपनी, वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पर कोई जवाद नामी शख्स है जो वहाँ उनका मुलाजिम है। वो जेवर जो नादिया का था वहाँ पर रखवा कर नादिया के नाम पर वहाँ से कर्ज लेते हैं। कोई 1.5 करोड़ रुपए का सोना बताती है FIR जो जिसमें ज़िक्र किया गया है कि 1.5 करोड़ रुपए का सोना जो था वहाँ पर रखवा कर वहाँ से कर्ज लिया गया। और उसके बाद होता ये है कि वो कर्ज जो था वो नादिया के नाम पर लिया गया था। जो कर्ज लिया गया था उस कर्ज की मद में जो माहाना सूद था, अब वो नादिया से वसूलना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। अब इस दौरान एक और कोई शबाना नामी खातून है, वो भी इस गैंग का हिस्सा होती है, वो भी बीच में उसको भी शामिल किया जाता है
और उसके ज़रिए से भी को पैसे जो हैं नादिया को दिलवाए जाते हैं। अब होता यह है कि वो सूद की रकम जो हर महीने अदा करनी पड़ती है, वो उसके लिए जो वो जवाद साहब हैं वो अपनी टीम को लेकर उसके घर पहुंच जाते थे, और घर उसके उस वक्त जाते थे जब उसका खामन नादिया का और उसका ससुर जो है वो अपने कारोबार पर काम पर चले जाते थे। तो उनकी अदम मौजूदगी में ये घर आते थे, उसको ब्लैकमेल करते थे, उसको धमकाते थे और कहते थे कि तुम्हारे खामन को बताएंगे, तुम्हारे जो चीज़ें तुमने हमारे पास रखवाई हैं, जो हमारे पास तुमने साइंस अंगूठे करके दिए हुए हैं, जो तहरीर लिख के दी हुई है, इससे तुम्हारी बदनामी भी होगी। और फिर उसके अलावा इससे कबल जो है ना, इसको इस कदर दबाया जाता था, इस कदर ब्लैकमेल किया जाता था कि इस खातून के जो हवास जो थे ना वो अपने खो बैठी थी और उसको कुछ समझ नहीं आती थी। उसने घर में कोई जमा पूंजी, खामन जो उसके पास पैसे रखवाता था वो, प्लस ससुर के पैसे, जो कोई जमा जोड़ घर में होता था, वो सब उठाकर इन सूदखोरों को दे दिया करती थी। अब इन गैंग में एक अदील ज्वेलर वाला शामिल है, एक मूसा ज्वेलर वाला, एक शबाना नामी खातून है और एक जवाद नामी शख्स है। ये चारों लोग जो हैं इसको मिलकर ब्लैकमेल कर रहे थे। इससे लाखों रुपया उन्होंने जो है वो बटोरा। इसके अलावा खातून जो है जब इनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ जाती है, जब उसके पास पैसे देने को नहीं होते, पता नहीं इस दौरान उसने सूद के पैसे अदा करने के लिए शबाना को बीच में इन्होंने इन्वॉल्व किया, शबाना से पैसे लेकर सूद की रकम अदा की, मूसा के ज़रिए पैसे लेकर सूद की रकम अदा करते रहे। अब ये सारा गैंग जो था वो इकट्ठा था, इनकी सब की जो थी ये मुश्तरका कार्रवाई थी और सब एक दूसरे के साथ मिले हुए थे और मिली भगत करके ये सारा घिनौना काम जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। अब उसने शबाना ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया मोबाइल में अपने, और वो बेचारी रो रो कर ये कह रही है कि मैं बड़ी मजबूर हूँ, मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं इन सूदखोरों के हाथों फंस चुकी हूँ, इन्होंने मिलकर मुझे फंसाया है, इन्होंने ना सिर्फ मेरा माली इस्तेहसाल बल्कि मेरा जिनसी इस्तेहसाल भी किया है। और इससे कबल उसने खातून ने सारा बयान जो था वो मोबाइल में रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद जब उन्होंने इसको और प्रेशराइज किया, इसको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, बार बार उस खातून को कहते हैं कि उसके साथ ज़्यादती भी की उन्होंने, और मुख्तलिफ़ जगहों पर बुलाकर ज़्यादती करते रहे, जिसके बाद ये खातून जो थी वो दिल बर्दाश्ता हो गई और ये बयान रिकॉर्ड कराया। रिकॉर्ड करवाने के बाद उसने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली, गोलियां, जहरीली गोलियां खाकर ख़ुदकुशी कर ली। अब इस खातून की हालत जब ख़राब होती है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में अपना गनूदगी या नीम बेहोशी की हालत में वो खातून बयान भी देती है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उस बयान को भी रिकॉर्ड किया गया है। और ये खातून उसका अदील ज्वेलर का नाम ले रही है और कह रही है कि ये मुझे ब्लैकमेल करते थे, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है और इनकी वजह से जो है मैं वो ख़ुदकुशी कर रही हूँ। ये एक वाक़या पेश आ जाता है। इस वाक़े के बाद जो है वो शहराज आफ्ताब जो इसका खावंद है वो इसका मोबाइल देखता है, मोबाइल में से वो रिकॉर्डिंग निकलती है और चीज़ें सारी जो सामने आती हैं, फिर वो सिर पकड़ के बैठ जाता है और उसको अंदाज़ा नहीं होता कि मेरी बीवी जो है किन सूदखोरों के चुंगल में फंसी रही है, किन भेड़ियों की वो शिकार होती रही है। उसके बाद वो करता क्या है कि एक एप्लीकेशन देता है पुलिस को और वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाता है। वो FIR 302 की दर्ज होती है। उस FIR के मुताबिक जो तहरीर किया जाता है उसमें तहरीर करता है कि इन लोगों ने किस तरह से मेरी बीवी को बहला फुसला कर उसको फंसाया, उसको अपना जेवर उसका लिया, उसको नाम पर कर्जा लिया और किस तरह से वो सूद अदा करती रही, ये सारी चीज़ें उस FIR में तहरीर की गई हैं। शहराज आफ्ताब ने FIR में यह भी तहरीर करवाया कि मेरी बीवी के साथ अदील ज्वेलर ने ताल्लुकात बनाए कुछ अर्सा पहले और उसके बाद उन्होंने ये सारी गेम प्लान की और प्लान करके मेरी बीवी को फंसा के रख दिया। उसने FIR में यह भी लिखा कि मेरी बीवी को कई मरतबा ज़्यादती का निशाना बनाया इन लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर बुलाकर, और फिर उसके बाद इन्हीं लोगों ने मेरी बीवी को जहर देकर मार दिया। ये एक इल्ज़ाम उसने FIR में लगाया। और उस FIR के दर्ज होने के बाद जब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है तो उस तफ्तीश के बाद होता क्या ये है कि जब वो सूदखोर माफिया पुलिस के साथ मिल जाता है, साजबाज कर लेता है, तो पुलिस वाले जो हैं अपना एक जहन बना लेते हैं और
उनका एक माइंड मेकअप किया जाता है कि ये खातून और इसका खावन जो थे ये इकट्ठे थे। इसका खावन जो है वो ख़ुद ही उसको खातून को इनके पास भेजा करता था और कर्ज़ा भी इसी ने लिया था अपने कारोबार के लिए या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अब इस तफ्तीश के दौरान जो 302 की एफआईआर दर्ज होती है, उस तफ्तीश के दौरान पुलिस जो है वो इंतहाई हद तक आमेज़ रवैया जो है वो शराज आफ्ताब के साथ इख्तियार करती है। शराज आफ्ताब को वो ना सिर्फ जलील करती है बल्कि उसको ताने भी देती है कि तुम अपनी बीवी के सप्लायर थे। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो पुलिस की जानिब से भी की जाती है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है इस मुतासरा ख़ानदान की जानिब से। अब वो शराज आफ्ताब के ख़िलाफ़ जो रवैया होता है पुलिस का और प्लस उन सूदखोरों का जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो इल्ज़ामात शराज आफ्ताब जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके बाद शराज आफ्ताब जो है वो भी फ़ैसला करता है कि मेरा अब इस ज़िल्लत के साथ ज़िंदा रहना जो है वो मुनासिब नहीं है और वो भी ख़ुदकुशी कर कर अपनी ज़िंदगी जो है वो गवा बैठता है। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं इस कह लें कि जो एक गिरोह है, मकरू कारोबार करने वाला, सूदखोर कारोबार करने वाला, उनके हाथों तंग आके, पुलिस के हाथों तंग आकर पहले उसकी बीवी जो है वो अपनी जान दे देती है और अब शराज आफ्ताब जो है वो भी अपनी जान दे देता है। अब शराज आफ्ताब की एक बेटी है 11-12 साल की, वो भी पुलिस तफ्तीश के दौरान जाती है जब पुलिस वालों के पास, तो उससे भी बड़े उल्टे सीधे से सवाल पूछे जाते हैं। उस पर भी शराज आफ्ताब बड़ा परेशान था और बहरहाल जो रवैया अख्तियार किया गया और जो कुछ किया गया इस ख़ानदान के साथ, उसके नतीजे में ये दोनों ज़िंदगियां जो हैं वो ज़ाया हो गई। अब इसके बाद एक राजा शौकत साहब हैं, कोई गालबन उन मेंबर पंजाब असम्बली हैं, उनकी जानिब से जो है एक असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो भी दायर किया जाता है और वो कह लें कि मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके लिए तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या वो ये बताएंगी कि गुज्जर खान का एक ख़ानदान जो सूदखोरों के हाथों तंग आकर एक खातून ने ख़ुदकुशी कर ली और उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के रवैये से तंग आकर उसके खामन शराज आफ्ताब ने भी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और एफआईआर दर्ज थी, तो फिर अब तक उन सूदखारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है और अगर कोई कार्रवाई की गई है तो क्या इस केस की तफ्तीश जो है वो सीसीडी के हवाले की जाएगी, ये उस तवज्जो दिलाओ नोटिस में जो है वो तहरीर किया गया है। अब इस केस के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से इंतहाई बड़ा ही दिलसोज़ वाक़या है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। दो मियाँ बीवी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। किस तरह से उस खातून ने इनसे ब्लैकमेल होकर इनको करोड़ों रुपए के कर्ज तले वो दब गई, उसका सोना करोड़ों रुपए का था वो भी वहाँ पर उन्होंने ऐंठ लिया। फिर उसके बाद सूद की मद में जो उसने इतनी भारी रकूम इन सूदखोरों को अदा की है, उसका क्या बना, असल हक़ाइक़ तो वो पुलिस तफ्तीश के दौरान ही सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस तफ्तीश सही तरीके से करेगी तो फिर ही इस वाक़े के हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारी रियासत के मुँह पर कह लें कि ये तमाचा भी है, उनके लिए सवालिया निशान भी है कि उनके इस कदर सख्त जो कह लें कि उनकी तरफ से इक़दामात जो किए गए हैं, सूदखोरों के ख़िलाफ़ कानून भी बनाया गया, इंतहाई सख्त कानून है। सूद लेने वाले, देने वाले, इस्लाम में भी उन पर लानत है, सूद लिखने वाले पर भी लानत है। तो इस कानून के बनने के बाद भी, और बल्कि सूदखोरों के ख़िलाफ़ तो बड़ा पीछे अपना बयानात भी आते रहे कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त कानून बनाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इतना बड़ा वाक़या गुज्जर खान में पेश आ जाना, ये हमारी हुकूमत के लिए ना सिर्फ इम्तिहान है बल्कि सवालिया निशान भी है। इस इम्तिहान में हुकूमत जो है वो उसी सूरत में कामयाब होगी कि इन गिरोह और वो पुलिस मुलाजमीन जो इन दो अमवात के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा
आने वाले दिनों में कोई भी सूदखोर माफिया, कोई भी सूदखोर गिरोह जो है वो किसी ख़ानदान को, किसी खातून को, किसी फ़र्द को ब्लैकमेल ना कर सके और आइंदा मुस्तकबिल में किसी की ज़िंदगी जो है वो इस तरह से ज़ाया ना हो सके। इस के मुतल्लिक हमारी हुकूमत को बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा और ख़ासकर इस केस को टेस्ट के तौर पर लेकर इन गिरोह को और उन पुलिस वालों को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।